घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। मोदी सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर कुछ ही मंत्रियों ने दिया ब्यौरा, लेकिन अब भी कई मंत्रालय हैं बाकी। बड़ा सवाल, पीएम के एजेंडे पर कितना हुआ अमल। तमाम तरह की खबरें आ रही है। एक खबर यह है कि कुछ मंत्रियों ने अब तक अपने ब्यौरा जो 100 दिन के कामकाज का है वो नहीं दिया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नाराज हैं और उन मंत्रियों से सफाई भी मांगी गई है। लेकिन जिन मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा दिया है, जिन्होंने ये बताया है कि 100 दिनों में उन्होंने क्या क्या काम किए, और उन मंत्रियों में से कई मंत्रियों, अब तक कम से कम 10 से 12 मंत्रियों का वो ब्यौरा हमारे पास है। और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, आज आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी जो ब्यौरा दिया, उस ब्यौरे में उन्होंने क्या क्या कहा है, कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। इज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोनों हमारे विभाग मिलकर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जिसे हम एक शब्द कहते हैं गेम चेंजर। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। इंडियाज टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। और मैंने एक दो सेमिनार में ये बात कही है, इंडिया इज सिटिंग एट द कस्प ऑफ ए बिग डिजिटल रेवोल्यूशन। तो ये पूरा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर इंप्लीमेंट करेंगे। इस विभाग के मंत्री होने के बाद 100 दिनों में हमने इस कोशिश की है कि आईटी जहां देश को डिजिटल इंडिया करते हुए बुलंद ऊंचाइयों तक ले जाए, उसी प्रकार से कम्युनिकेशन विभाग जो पूरे देश में फैला हुआ है, उसका भी काम बढ़िया हो, वहां कॉन्फिडेंस आए, वहां ट्रांसपेरेंसी आए, और वहां ब्रॉड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क बने काम करने के लिए। मित्रों, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से देश में पूरे इस डिजिटल इंडिया को लेकर, माई गव को लेकर, अन इंस्ट्रूमेंट को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर को लेकर एक नया उत्साह बना है। और जो हमारा 100 दिन का अनुभव है, हम इतना ही कह सकते हैं, हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। और इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अचीवमेंट्स को, शुरू होके 100 दिन के जो अचीवमेंट है उनको, उन्होंने ये बुकलेट जो आप देख सकते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री का फोटोग्राफ, राजनाथ सिंह जी और गृह जो राज्य मंत्री हैं उनका है। और इसमें काफ़ी चीज़ों को उल्लेख किया है। इस पे भी कई सवाल हैं कि क्या वाकई 100 दिन में इतने तमाम काम किए गए हैं। और एक ही मंत्री नहीं है, तमाम मंत्री, कई मंत्रियों के हमारे पास जो लेखा जोखा उन्होंने दिया है, जो ब्यौरा दिया है वो है। अगर आप को मैं बताऊं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। इससे पहले सबसे पहले जो मंत्री थे कैबिनेट के, अरुण जेटली जी ने अपना ब्यौरा दिया था, उसके कुछ अंश पहले आपको हम दिखाते हैं। The manufacturing curve has turned. Services are looking up. In the first quarter of this year, a 5.7% growth rate is encouraging. With the long-term impact of all the new initiatives setting in, I'm sure the impact in the coming quarters would be much larger. कई मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा हमारे पास है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और उपेंद्र प्रसाद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ है डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं, सदस्य हैं ओबीसी आयोग के और राजनीतिक चिंतक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ निक्सर गर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
सबसे पहले गर्ग साहब आपसे शुरुआत करते हैं। जो खबर चल रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री कुछ अपने मंत्रियों से नाराज हैं जिन लोगों ने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा अब तक नहीं रखा है। अभी खबरें चल रही हैं आपके अनुसार जी, ऐसा कुछ नहीं कि 2-2, 3-3 मंत्रालय रोजाना अपने ब्यौरे दे रहे हैं और 100 दिन का रोड मैप तैयार करना था अगले 5 साल के लिए। 100 दिन के अंदर एक लॉन्चिंग स्थिति लानी थी। 100 दिन के अंदर होमवर्क करना था कि हम आने वाले 5 साल में क्या क्या करेंगे, आने वाले 10 साल में क्या क्या करेंगे। और उसके ऊपर सभी मंत्रालय ने पूरे रिलीजियसली बहुत मेहनत करके अपना काम किया है। और मैं समझता हूँ आपने भी जैसे स्वयं बताया, मंत्रालय 2-3 मंत्रालय रोज अपना ये दे रहे हैं और लगातार ये काम चलने वाला है। उसके बाद मोदी जी इसको कंसोलिडेटेड रूप में इसको देश के सामने रखेंगे और एक पूरी तस्वीर देश के सामने स्पष्ट रूप से सामने आएगी कि मोदी जी ने जो पिछले 1 साल से, पिछले सितंबर से जो बातें कही थी, 1 साल के अंदर सारे चुनाव के बाद परिणाम के बाद आगे के जो काम अभी तक हुए हैं, लगभग 100 दिन में कहीं या 110 दिन में कहीं या 115 दिन में, ये एक सतत प्रयास है। लोगों का जो विश्वास है वो सरकार के प्रति बढ़ा है। ये सारे इंटरनेशनल नेशनल जितने वो सर्वे हैं वो भी बता रहे हैं कि लोगों का भारत में विश्वसनीयता सरकार की बढ़ी है। सरकार कुछ निर्णय लेने के अंदर अब संकोच नहीं कर रही है। निर्णय लेते हुए कोर्टों की मर्यादाओं का भी ध्यान रखते हैं। जितने भी संविधान के अंदर जितनी शक्तियां हैं, स्टेट के अंदर जो आपस में तालमेल की बात है, वो कश्मीर के जम्मू में दिखा दिया है कि तालमेल स्वयं मुख्यमंत्री मानते मेरी 36 घंटे सरकार नहीं थी। उसके बावजूद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अब होम सेक्रेटरी जाकर वहाँ लगातार बैठकर सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और हंसी में जो आजकल वो चल रहे हैं कि कहाँ समुद्र में फेंकने की बात करते थे अब्दुल्ला साहब, आज वहीं भगवान ने समुद्र बना दिया। परंतु उस समुद्र से भी रक्षा करने का, बचाव का और सारी मदद देकर कश्मीर, जम्मू, लद्दाख के लोगों का दिल जीतने का काम, महत्वपूर्ण काम आप अभी बहुत सारे अभी बातचीत करेंगे, लेकिन जो हम कुछ अंश राजनाथ सिंह जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 दिनों के कामकाज का जो लेखा, अचीवमेंट्स, उपलब्धि जो बताई, उसमें से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये 2020 का मैच नहीं है। ये भी बात उन्होंने कही। आपको हम दिखाते हैं कुछ अंश। गृह मंत्रालय 2020 या वनडे मैच की तरह नहीं है, बल्कि यह टेस्ट मैच की तरह है। यहां आपको चौके छक्के मारने के बजाय पारी जमानी पड़ती है। और अभी हम लोग पारी जमा रहे हैं और लंबी पारी भी खेलनी पड़ती है। एक बार ही नहीं बल्कि 2-2 बार खेलनी पड़ती है। और लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारी नई सरकार 3-4 महीनों में जो कुछ भी किया है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे गृह मंत्रालय की ओपनिंग बहुत ही शानदार रही है। 26 मई से लेकर 15 अगस्त के बीच करीब 132 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इतने ही टाइम स्पैन में आज तक इतना आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ है जितना कि आत्मसमर्पण इन 100 दिनों के अंदर माओवादियों ने किया है। इसके अतिरिक्त, जबकि इसी अवधि में आपको जानकारी देना चाहता हूं, पिछले वर्ष सरेंडर करने वालों की संख्या केवल 44 थी और इस साल वह बढ़कर 132 हो गई है। सबसे पहले पुष्पन जी, आपसे जानना चाहेंगे राजनाथ सिंह के अंश जो वो कह रहे हैं कि ये 2020 मैच नहीं है, ये वनडे भी नहीं है, ये टेस्ट है उनके लिए। और टेस्ट जो है वो लंबी पारी के लिए वो काम कर रहे हैं और वहां पारी जमानी पड़ती है। देखिए, टेस्ट मैच भी 5 दिन का होता है और जो हमारे देश में सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो ये तो किसी ने नहीं कहा था, नहीं उन्होंने वोट दिया था कि आपको 100 दिन के लिए हम वोट दे रहे हैं, उसके बाद आपको सरकार को जो है हट जाना है। लिहाजा मुझे ये समझ में नहीं आया कि किस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि ये 2020 मैच नहीं है और पारी जमानी पड़ती है। ना ही किसी ने इस देश में अपोजिशन ने और दूसरी पार्टियों ने उनसे ये कहा था कि आप 100 दिन का कोई लक्ष्य तय करिए और हमें बताइए। आपके प्रधानमंत्री ने आपके मंत्रियों से कहा कि आप अपना लक्ष्य तय करें और 100 दिन के बाद उसका जवाब दें। अब
मंत्री जिस तरीके से टेलीविजन पे आकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखिए हम पारी जमा रहे हैं और अभी हमने जमाया नहीं है और हमने ये किया है, जो किया है वो बताइए। ये देश को पता है कि 100 दिन की सरकार नहीं है, 5 साल के लिए है। मेरा कहना यह है कि आप अगर ओवरऑल जो आपने आज लिस्ट दी है कि इन मंत्री ने अपना काम दे दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है इसमें भी बात हो सकती है। गर्ग साहब की बात मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि हर आदमी को पीआईबी में एक दिन आके एक रोज इस सिलसिले के साथ बोल सकते हैं, लेकिन जो खबर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से प्रधानमंत्री नाराज हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबरें जी जी। अगर ये खबरें हैं तो वो नाराजगी किस बात पर है? क्या उन लोगों ने लक्ष्य पूरा नहीं किया है या कुछ और उल्टा किया है, या इस ब्यौरा देश में नहीं दिया पिछले है? 100 दिन के अंदर कई सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं, चाहे संसद पे इजराइल पे प्रस्ताव लाने को लेके कंट्रोवर्सी हो, चाहे इराक संकट के वक्त सुषमा स्वराज की खामोशी, फिर यकायक उत्साह, फिर पाकिस्तान घुसपैठ पे खामोशी, फिर उसके बाद पाकिस्तान से बातचीत रद्द पे सुषमा स्वराज गायब नजर आई। क्या गोपाल सुब्रमण्यम के अपॉइंटमेंट को लेकर के जिस तरह सरकार को एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा, जिस तरीके से आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार फिर कहा है कि न्यायपालिका की आजादी नॉन नेगोशिएबल है, तो ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? ये कहीं कोई ऐसी बात है कि सरकार के दामन पे कुछ छींटे जरूर आ रहे हैं, या वो मंत्री जिम्मेदार हैं? क्या उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा, या आपके जो ऊपर के 10 मंत्री हैं उनको आपने पहले ही क्लीन चिट दे दी, अच्छा काम किया है? जो दूसरे मंत्री हैं उनके बारे में आपने कहा है कि साहब वो नाराज हैं या नाराज की कहीं दिखती है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, ये किसी पब्लिक डोमेन में किसी को नहीं पता है कि आखिर मंत्रियों ने अपना क्या लक्ष्य तय किया था। जब वो लक्ष्य के बारे में नहीं पता है तो किसी को ये कोई कैसे बहस कर सकता है कि भाई हमने ये काम कर लिया, ये नहीं किया। राजनाथ सिंह जी ने कई सारी चीजें गिना दी हैं कि पाकिस्तान के साथ जो घुसपैठ हो रही थी वो अभी भी नहीं रुकी है। इत्तेफाक से इतनी बुरी बाढ़ है लेकिन घुसपैठ जारी है और इनकाउंटर जारी है। सरकार ने उस पर क्या किया है? एक तरफ आप बातचीत रद्द करते हैं और अभी बातचीत रद्द करके खड़े नहीं हुए थे कि आपने कल कहा क्या कि डिप्लोमेसी में कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता है और ये कोई परमानेंट फुल स्टॉप नहीं होता। तो आप बहुत सारी चीजों का वो भी जवाब दें जो इस देश को 100 दिन में जानने की जरूरत है। आपके मंत्री को क्या लक्ष्य दिया और उन्होंने क्या जवाब दिया, इससे देश को कम मतलब है, लेकिन सामने जो संकट है उसके बारे में ज्यादा जवाब देना चाहिए था। जी उपेंद्र जी, जो अहम जो सवाल है आज का कि प्रधानमंत्री ने कुछ एजेंडे रखे थे देश के सामने चुनाव से पहले और चुनाव के जब उन्होंने शपथ लिया उसके बाद उन्होंने, और 100 दिन का एक ब्यौरा, एक जाहिर है 100 दिन में आप कहां तक पहुंचे या किस तरह की सोच समझ क्या करने वाले हैं उसका एक रूपरेखा ही बन सकता है। 100 दिनों में आप अपने वाकई अगर कोई चीज़ करना चाहे 100 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन 100 दिन का ब्यौरा दिया जा रहा है। अचीवमेंट्स अगर आप राजनाथ सिंह के इस बुकलेट को देखें, बाकी जो मंत्री आके चाहे अरुण जेटली हों, चाहे पीयूष गोयल हों, चाहे तमाम जिन मंत्रियों ने भी दिया है, तो क्या लगता है कि वो एजेंडा जो नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कह रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के सामने जो भाषण दिया था और जो 100 दिन में पहुंचा है, वो तमाम चीजें जो है उसी ट्रैक पे है? देखिए, किसी भी सरकार की उपलब्धि को जानने के लिए या नाकामी के लिए आरोप लगाने के लिए 100 दिन बहुत कम होता है। तो 100 दिन में क्या उपलब्धि होगी यह समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हमने देखा इनका जो कानून मंत्री और सूचना IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई। बस ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो ये बात तो 100 दिन पहले भी बोल रहे थे, पूरा डिजिटल इंडिया बनाना है, पूरा ये कर देना है, पूरा गवर्नर है हमारा जो अमरेला और मिनिस्ट्री है हमारी, तो वो तो है ही डिजिटल इंडिया, एक बहुत बड़ा ये है। तो 100 दिन के अंदर आपने क्या अचीवमेंट किया? तो अगर कहा जाए कि एक अचीवमेंट आप बतला दीजिए कि 100 दिन में आपने ये काम कर दिया और ये हो गया जी, तो वो नहीं बतला सकते। उसी तरह से राजनाथ सिंह ने जो कहा अब कि ठीक है, उन्होंने एक बतलाया कि हमने इतने नक्सलाइटों को आप सरेंडर करवा दिया, और जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये एक आप अचीवमेंट कर सकते हैं जो कंक्रीट टर्म में कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी और बातें होती है जो ऑनगोइंग, जो समस्याएं होती है, रोज आती है, रोज जाती है, वो इसका एक रूटीन है समस्याओं को उभरने का, दबने का। लेकिन जब आप अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं, तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये हमने हासिल कर लिया जी। जैसे एक उपलब्धि उन्होंने बतलाई गिन के, बाकी और सब फिर वो भाषणबाजी ही है। अरुण जेटली भी जो बोल रहे थे कि 3 महीने में हमने हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ करके 5.7% क्या हो गया। वो 3 महीने में जो पहला 1 महीना 26 दिन है वो तो पुरानी सरकार का है, अप्रैल मई जून ये 3 महीना है। तो 26 मई को इनकी सरकार बनी थी, तो पूरा अप्रैल और 26 मई तो आप कहिए मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो उसको अब फिर
अपनी उपलब्धि के रूप में गिना लेना। जी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, या डिक्लाइन भी होता है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, वो एक दिन का 2 दिन का नहीं होता है। जिस आप अनाज का कहना क्या प्रोडक्शन चाह रहे हो होता उपेंद्र है, जी? उसके जी। अगले साल कीमतों पर असर पड़ता है उसका। जिस साल अनाज का उत्पादन कम होता है, कीमतें ज़्यादा बढ़ती है अगले साल। तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तुमको एग्जैक्ट बतलाना चाहिए कि आप वित्त मंत्री के रूप में या डिफेंस मिनिस्टर के रूप में या जो भी आपके अंदर जो मंत्रालय है उसमें 100 दिन के अंदर आपने क्या हासिल कर लिया, जी हासिल कर दिलीप लिया, जी, एक मैं तो बीच में- उपलब्धि के टर्म में, दूसरा आपने कौन सा इनेक्टमेंट कर दिया, कौन सा ऐसा कानून बना दिया आपके बीच में आपको रोक के नंदकिशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में 2 बात कहूंगा। जी कंक्रीट बात होगी। महाराष्ट्र का चुनाव लोकसभा में 5 फेज में हुआ था या 4 में? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा, जहां पर नक्सलवाद भी सारी समस्याएं, आज 15 अक्टूबर को 1 फेज में होगा। ये 100 दिन की उपलब्धि है कि उस प्रदेश में जिसमें लोकसभा का चुनाव 4 फेज में हुआ था, विधानसभा चुनाव 1 फेज में होगा। इससे कंक्रीट है अपने आप। सूखा है 50% बारिश कम होगी, हल्ला कर दिया डिपार्टमेंट ने, पत्रकारों ने, और लोगों को पहले 50 दिन इसी काम में लग गया कि बारिश होगी ही नहीं, बारिश नहीं होगी तो महंगाई हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी क्या हो गई है। आज भगवान की कृपा से बारिश की बजाय बाढ़ भी आ गई। मेट डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन क्या थी क्या नहीं, ये सार कंक्रीट। इससे जाए क्या होगा कि 2-3 बार पेट्रोल का रेट 1 महीने में घटे, डीजल का रेट 7 साल में पहली बार घटने की बात है। कोई आचार संहिता की दिक्कत नहीं आई तो परसों। ये सारी चीज़ें कंक्रीट वाली बातें, जो जजेस की कितने दिन से कांग्रेस कोशिश कर रही थी वो एक्ट बनाने का, लगभग सर्वसम्मति से 99.9% संसद का पूरे उस स्वीकार करके, लोढ़ा जी ने आज भी एक बात यही कही है कि इस एक्ट से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको हमारे पुष्पेंद्र भाई जी ने दूसरे ढंग से थोड़ा सा घुमाया है। आज की तारीख में लोगों को विश्वास बहाली सबसे बड़ा काम हुआ है। लोगों के अंदर ये विश्वास हो गया कि अब ये देश खड़ा होकर चलेगा। जो एक शकील साहब, कई तरह की चीजें हैं, मैं तमाम तरह के तथ्यों को आपके सामने, लेकिन कुछ अहम जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वहाँ से जो उन्होंने लोगों के सामने 100 दिन के फैसले को रखा, उसमें एक अहम फैसला है कि नागरिकों की सुविधा के लिए शपथ पत्र और सत्यापनों की जगह स्वप्रमाणन को स्वीकार किया गया। एक बड़ा फैसला है। पेंशनधारियों के कल्याण के लिए सेवानिवृत्ति जो रिटायर जो होते हैं, पूर्व सलाहकार, सेवानिवृत्ति पश्चात के बाद जो उसको रोजगार संबंधित फैसला है उसको उन्होंने सुनिश्चित किया है। और एक अहम और फैसला है कि विकलांग जो बच्चे जिनके पास होते हैं उनके माता पिता का जो कंपलसरी ट्रांसफर होता है उसको कंपलसरी से निकाल दिया गया है। और भी चीज़ें उन्होंने, ये तेलंगाना में सेवा के लिए राज्य सरकार के 10,000 कर्मचारियों को के आदेश जारी किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भी हैं। कुल मिलाकर के जैसे अगर आप देखें सिविल एविएशन, जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए एयर इंडिया द्वारा मानवीय सहायता, अपना अधिकार जानो पोर्टल उन्होंने शुरू किया है। कलकत्ता में एक अत्याधुनिक स्वचालित प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें से 9 रडारों और 8 SDBS बी स्टेशन प्रणाली को जोड़ दिया गया है। इस तरह की कई चीजें कही गई है। अलग अलग सूचना प्रसारण मंत्री नए किसान चैनल की शुरुआत होगी, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नॉर्थ ईस्ट के लिए चैनल की शुरुआत होगी, उसके लिए जो है उसकी घोषणा की गई है। तो ये तमाम चीजें जो 2 करोड़ नए अकाउंट आज तक इतिहास विश्व में कभी नहीं होगा जो कि घोषणा की और उसके अंदर 2 करोड़ अकाउंट। ये आपको लगता है कि ये जो तमाम बातें कही जा रही है 100 दिनों में जो चीजें, ये रोड मैप के तरह से आप देख रहे हैं या आप देख रहे हैं इसमें उपलब्धियां भी है? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है कि किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 100 दिन काफ़ी नहीं होते हैं जी। इसलिए जैसे उपेंद्र जी ने कहा, सही कहा कि इसके ऊपर अभी हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है सरकार के लिए कुछ हनीमून पीरियड होते हैं जी। अब रहा कि ये ज़रूर कि ये सरकार ने, लेकिन इस सरकार को हनीमून, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनको हनीमून का भी, हनीमून क्योंकि पहले दिन से और यहाँ तक कि जब उन्होंने शपथ नहीं ली तब से लोग आकलन करना शुरू कर चुके थे। नहीं, उनका ये कहना सही नहीं है जी। उनको तो अपनी ही पार्टी और अपने ही मंत्रालयों में देखना पड़ेगा, अपने मंत्री दोस्तों के साथ आपको अलग आकलन करना होगा। तो 100 दिन में आपने जैसे कहा कि कई मिनिस्टर से वो नाराज हैं,
तो जनता को ये मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन का एजेंडा क्या तय किया था और 100 दिन के अंदर वो अचीव हुए या नहीं हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये जहां तक सवाल पब्लिक को मालूम नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं है, हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है, तो वो नाराजगी कैसे या नहीं है ये एक प्रश्न है। लेकिन दिखाई तो जरूर पड़ रहा है कि जब जिस तरह से सारे क्रिकेट मैच की तरह होम डिपार्टमेंट चलाने वाले लीडर ने जिस तरह 2020 कह रहे हैं, जैसे सफाई देने के मुद्रा में वो हो, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य था और वो लक्ष्य ये सरकार के मंत्रियों ने पूरा नहीं किया है। एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है, राजनाथ सिंह के बयान को आप देख रहे हैं और लोगों के बयान से भी एक बात हमको ये दिखाई पड़ती है। एक बात जी, दूसरे मंत्रालय में जिस तरह से यूनिटी की बात की जा रही है, 100 दिन के अंदर हमने देखा कि सबसे सीनियर मिनिस्टर को कहना पड़ा कि कोई मिनिस्टर उनके कलीग्स उनके बेटे के मुतालिक और उनके मुतालिक गुमराहकुन नारा दे रहे हैं या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पत्रकारों के जरिया, ये आया बयान। इसके मतलब कहीं ना कहीं है ये बात कि वो मंत्री जिन्होंने इतनी दुख और पीड़ा के साथ इतने सीनियर लीडर होके बयान दिया था कि उनके कोई कलीग्स इस तरह कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा शुभ संकेत नहीं हम कह सकते हैं 100 दिन के अंदर। जैसे चीफ जस्टिस का पहले बयान आए थे, अभी के बयान को, आज के बयान को मैं नहीं देखा, लेकिन पहले जिस तरह से बयान आया, जैसे बिल आने के पहले जो उस तरह के बयान आए, उससे भी लगता है कि अदलिया के लोग भी शंका में हैं कि ये सरकार आने वाले दिनों में क्या कर सकती है, अदलिया आज़ाद पहले की तरह रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए अभी 100 दिन के, और अभी हमारे भाई जैसे कह रहे थे कि एक दिन में चुनाव का पूरा डेट तय कर दिया गया, तो अभी इनको लगता है कि अगर इनको सूट करता है तो ये बात कह दें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। अगर 2 स्टेट के इलेक्शन एक दिन में तय किए गए हैं तो इसके मतलब उन स्टेट में अच्छे लॉ एंड ऑर्डर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की 3 महीने में, नहीं 3 महीने में परिवर्तन हुआ ना जी, 1 महीने में अच्छे स्टेट की उपलब्धि है, वो आपका नहीं सब, और वो कांग्रेस की स्टेट रूल्ड स्टेट है। हम कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, तो ये उपलब्धि, तो हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि बहुत सारे कार्य की शुरुआत हुई है, बहुत सारे, जैसे वो अकाउंट्स की बात है, अच्छी बात है कि अकाउंट्स इतने 2 करोड़ अकाउंट्स 2 दिन में 4 दिन में जिस तरह से खोला गया, ये हम तारीफ की बात कहते हैं, इसलिए कि जिस तरह हीला बहाना करते थे बैंक के लोग, उनके ऊपर अंकुश इस तरह से नहीं था, आज मजबूती से अंकुश लगा तो अकाउंट खुल गया, वरना वो कागज ये कमी वो कमी, एम्प्लॉय नहीं, फला चला चलता रहता था। तो बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन अभी हम इसको क्रिटिकल लाइन पर नहीं देखना चाहिए, हमें क्योंकि बहुत समय कम है देना चाहिए और वक्त। पुष्पेंद्र, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि 100 दिन में सरकार ने ये नहीं किया, बट मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जैसे आज की एक घटना आपको बताता हूं मैं, इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब लोकपाल पैनल के अंदर पीपी राव नाम के एक वकील का और जज जुरिस्ट का नाम रखा गया, तो ये कहा गया, खुले आम बड़े बड़े नेताओं ने कहा गया कि ये तो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के एजेंडे की वजह से रखे गए। लेकिन आज ही देखिए यू टर्न लेके सरकार ने एफिडेविट दिया है कि नहीं, हमें उन पे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर 600 सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और वो राज्य सरकार का मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया 600 दंगों के बाद? किसी को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इश्तियाल-अंगेज तकरीरें हो रही हैं, एक तरफ से कांग्रेस पार्टी इमरान को अपना इंचार्ज बना रही है, बीजेपी योगी नाथ को बना रही है, दोनों भाषा बराबर से बोल रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या किया गया? इजराइल पे जब मामला आया तो उपापोह क्यों था? ये नॉर्थ ईस्ट के एक लड़के की हत्या कांग्रेस राज के अंदर अगर दिल्ली में होती है तो वो पूरे चुनाव का एक महत्वपूर्ण अंग बनता है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद भी हत्या भी हुई और रेप भी हुआ। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सिविल सर्विसेज के मामले को अगर आप देखें कि कैट के मामले पे सरकार कभी संसद में कुछ कह रही थी, सड़क पे कुछ कह रही थी और आंदोलन चला। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो नहीं किया मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जिन चीजों की वजह से सरकार की खामखा किरकिरी हुई है, डिसीजन लेने में देरी हुई है या कोई और कारण थे, इसका जवाब दे कौन होगा? जी उपेंद्र जी, कई जो बिंदु है उस पर पुष्पेंद्र ने जो बात साफ नहीं दिखता है कि आपको लगता है कि जो अंदर चीजें चल रही है वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त नहीं है। अभी देखिए, तो शकील साहब ने भी कहा
कि जिस तरह से एक नंबर 2 मिनिस्टर ने सरकार के, प्रधानमंत्री के बाद शायद दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने एक और मंत्री के बारे में बोला कि वो हमारे खिलाफ खबर छपवा रहे हैं, प्लांट करवा रहे हैं, पत्रकारों को कह रहे हैं। और उन्होंने बोला कि कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं। हाँ, तो जो भी हो, नहीं वो तो र्यूमर की बात नहीं, उन्होंने बोला कि र्यूमर को एक मंत्री फैला रहे हैं, एक मंत्री पर आरोप लगाया कि र्यूमर के सोर्स वो हैं। हाँ, मंत्री को कहा। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इसमें सरकार के अंदर जी मंत्रियों में अब आपसी द्वेष है। जो आज खबर आ रही है कि 100 दिन 15 मंत्रियों से नाराज है, खबर आज आ रही है और एक अखबार ने भी अपने वेबसाइट में भी छापा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बावजूद भी 100 दिन पूरे होने पर कुछ मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक कामकाज का ब्यौरा नहीं दिया है। उसमें उन मंत्रियों के नाम गिनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, संतोष गंगवार, हरसिमरत कौर बादल, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, नजमा हेपतुल्ला, राव इंद्रजीत सिंह, श्रीपद नायक, उमा भारती, वीके सिंह, अनंत गीते और अनंत कुमार शामिल हैं। और इनको निर्देश नहीं पालन करने के लिए कहा गया है खबर में कि प्रधानमंत्री की ओर से सफाई मांगी गई है। तो खैर वो फिर अपनी रिपोर्ट बना थोड़ी देर के लिए ये खबर ठीक भी हो तो क्या प्रधानमंत्री जो स्वयं में हाँ भी भरते हैं कि मैं खुद मेहनत करता हूं, मैं टास्क मास्टर, हाँ, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं खबर आपकी कहां से खबर है, क्या उस पर टिप्पणी की बात है, परंतु क्या प्रधानमंत्री का काम सभी मंत्रियों से मनमोहन सिंह की तरह राजा कुछ भी कर ले? मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि कलमाड़ी कुछ भी कर ले। आपकी बात एकदम सही है। मेरा सवाल है कि क्या ये मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश को, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री एक तो वो था जो कहता है कि मैं ठीक हूँ बाकी कुछ भी करते रहो। विनोद राय ने भी कल एक प्रधानमंत्री यदि मैं मेरे से पूछे जी कि भाई आपका काम थोड़ा सुस्त चल रहा है, पूछने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, मुझे जवाब मेरा सवाल वहां नहीं है। वो सवाल एक सेकंड ये न्यूज का है, एक सेकंड, ये न्यूज भी अपने आप बना दी, जवाब भी अपने आप बना लेंगे। आपकी बात को एकदम सही मान रहे हैं ना, बहुत सही मान। एक मिनट, आप तो ठीक मान रहे, मैं पत्रकार महोदय से पूछ रहा हूं। मेरा तो सवाल ये खबरें जो आ रही बात बहुत सही है, आपकी बात से ये सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री के मंत्रालय में कई मिनिस्टर इफिशिएंट नहीं है, हो सकता मंत्री है के सारे कार्यों को संचालित अच्छी तरीके से 100 दिन में उसी के 5 साल में कैसे कर पाएंगे? ये जो एजेंडा शायद उपेंद्र जी, अगर एजेंडा देखा जाए तो प्रधानमंत्री तमाम लगातार अपने मंत्रियों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, वो देख रहे हैं उनका क्या कामकाज हुआ है, वो सामने क्या रखते हैं, और इस बात से लोगों पे जो उम्मीद लेके बैठे थे उन पे कितना उनको यकीन होता है कि ये मंत्री, ये मंत्रालय उनके लिए काम कर रहा है। अभी देखिए जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो तो खैर सही कर रहे हैं जी, अपने मंत्रियों के कामकाज पर उनकी नजर है। अगर उनकी नजर नहीं तो कौन नजर डालेगा? सवाल तो ये है, बिल्कुल सही बात है जो गर्ग साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वहां नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या इन मंत्रियों में से जिन मंत्रियों के नाम हो सकते हैं वो नहीं हो, वो है या नहीं है, लेकिन तमाम मंत्रियों ने अभी तक अपना ब्यौरा 100 दिन का नहीं दिया है। वो तो मैंने पहले बताया ना जी, 2-3 रोज दे रहे हैं, हफ्ते में हो जाएगा सब। और 100 दिन उनके कार्य की समीक्षा के लिए हमें लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। एजेंडा को देश के सामने रखने के लिए सफिशिएंट होगा। एजेंडा अगर रख देंगे तो कुछ न कुछ तो हुआ ही है, कुछ न कुछ वो बतला देंगे जी। देखिए हमारे यहाँ लिखने वाले ऐसे बहादुर लोग हैं जी कि बिना तथ्यों को, बिना किसी सब्सटेंस के भी 1000 पेज लिखा जा सकता है। तो ये क्या वो उन र्यूमर्स में से एक र्यूमर है? आप इसको देख रहे हैं तो वो कोई समस्या, लिखना कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कुछ मंत्रियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, उसको महत्व नहीं दिया होगा। अगर महत्व नहीं दिया गया तो इससे नाराजगी हो सकती है। लेकिन जो बताया गया कि तमाम मंत्रालय के लिए अलग अलग तय किए गए थे, कुछ इस तारीख से पहले देंगे, कुछ इस तारीख से 25 तारीख से पहले बाद देंगे, या 25 तारीख तक उनको देना है। अभी तो आज जो है वो सिर्फ 13 तारीख है, अभी तो समय बाकी है। देखिए जो सरकार का जो काम काज है ना, मैं बतलाता हूँ कैसे होता है। मंत्री बोलते होंगे सचिव को कि जी 100 दिन का आप ये कीजिए। सचिव है जो अपने नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी तक बात पहुंचती होगी, फिर उसके नीचे से बड़ा बाबुओं को बोला जाता होगा कि आप लिख करके दीजिए। तो उसमें ऊपर से नीचे आदेश आने में और नीचे से लिख करके फिर यथा प्रस्तावित करके ऊपर जाने में एक अच्छा खासा समय लग जाता है। तो मंत्री अगर खुद लिखने के लिए बैठे तो लिख दें, लेकिन जो सिस्टम है जिस तरह से कामकाज का हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो वास्तव में वो बाबूशाही है। वो बड़ा बाबू का जो होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो बड़ा बाबू जो फाइल तैयार करते हैं वही नीचे से ऊपर तक जाता है। हमको लगता है कि इसी क्रम में ये देर हो रही होगी। वो तैयार करने में 10 दिन लगा होगा, 100 दिन का एजेंडा तैयार करने में 10 से 15 दिन लगा होगा, फिर 100 दिन पूरा होने के बाद फिर 100 दिन में हमने क्या
हासिल किया है उसको तैयार करने में 10 से 15 दिन लगेगा, कम से कम 15 दिन लगेगा। अगर मंत्री खुद लिखने के लिए बैठ जाए तो, अगर मंत्री अच्छे लिखने वाले हैं या अच्छा लिखवाने वाले हैं डिक्टेट करके, तब तो करवा सकते हैं। नहीं, आपसे मैं 2 सवाल जानना चाहूंगा। पहला कि आपने कहा कि हमारे यहाँ खास करके जो पत्रकारिता में ऐसे भी लोग हैं जो खबर को, सूत्रों को पुष्ट किए बिना ही ऐसी चीजें लिखते हैं। एक वो पक्ष है कि क्या ये चीजें बिना पुष्ट खबरें हैं, ये चीजें बिल्कुल जो है निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। अब देखिए इसमें, क्योंकि इससे पहले आपको हम बता दें कि एक और खबर आई थी जिसमें कि तमाम मंत्रियों का आकलन किया गया था। उसमें देखा गया था कि कौन कौन मंत्री जो हैं जिनका काम जो है बहुत अच्छा रहा है, और उन मंत्रियों के नाम भी बताए गए थे, जिसमें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उड्डयन मंत्री अशोक गणपति राजू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बताया गया था कि ये कामकाज के कसौटी पर खड़ा उतर रहे हैं। और जिनके काम को औसत बताया गया था उनमें नाम था वेंकैया नायडू, उमा भारती, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, स्मृति ईरानी, वीके सिंह, जितेंद्र सिंह, सदानंद सोनोवाल, राव इंद्रजीत सिंह के कामकाज को औसत माना गया था। और साथ ही साथ जिन लोगों को हिदायत दी जा सकती थी उस समय, या उनके नाम भी आए थे कि उनमें सदानंद गौड़ा, नजमा हेपतुल्ला, रामविलास पासवान, कालराज मिश्र, अनंत कुमार, अनंत गीते, नयन सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, हरसिमरत कौर, श्रीपद नायक, जुएल ओरांव के नाम शामिल थे। तो ये जो तमाम खबरें आप कह रहे, मैं आपसे ये जो तमाम खबरें हैं, ये सिर्फ आप उन वहां से आ रहा है जो बिना किसी सूत्र के, जो बिना किसी आधार के हजारों हजार पेज लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैं पत्रकारिता में आप भी वरिष्ठ, आप जानते हैं खबरें कैसे आगे मैं बतलाता हूँ। उसमें कुछ तो खबरें पत्रकार खुद करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो खबरें होती है ये मैन्युफैक्चरिंग, र्यूमर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ये जो मामला लग रहा है ना, ये है कि किसी ने प्लांट किया है, सरकार के अंदर का ही कोई आदमी है जी। क्योंकि ज्यादातर जो खबरें छपती है ना, पत्रकार है जो विश्वास पर भी खबर छापता है कि उसके अपने सूत्र होते हैं, वो सूत्र कभी उसको मिसगाइड भी कर देता है। ऐसे सूत्र, जिन सूत्रों का कोई जो अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक खबर आई कि मीडिया को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अपने सूत्रों को बताना चाहिए कि आपको ये खबरें कहां से मिली। नहीं तो फिर है कि खबरें मिलेगी नहीं जी, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये खबरें निराधार है या इसका कोई आधार आप देख रहे हैं? हमें लगता है कि इसका आधार है कि ये खबरें हैं कि सरकार के अंदर से ही किसी ने प्लांट करवाई है। ये खबर सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये खबरें, इसको कहते हैं कुक्ड खबर नहीं है, क्योंकि दफ्तर के अंदर डेस्क पर बैठ करके अखबार के दफ्तर में जिसको बनाई जाती है जो खबरें, वो ये नहीं, ये खबर है जो प्लांट की गई है और ये सरकार के अंदर के ही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसको पत्रकार ने इन खबरों को खुद से नहीं लिखा है, बल्कि उन्हें अंदर से ही, मंत्रालयों के अंदर से या किसी ने सरकार के अंदर से किसी ने उनको ये दिया है, उस पे आधारित ये खबर है। मुझे लग रहा है कि ये प्लांटेड खबर है, और ये प्लांटेड खबर सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जी, ज्यादातर पुष्पेंद्र जी, पहले आप बोले फिर मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं कि देखिए, हर्षवर्धन के नेतृत्व के अंदर उनकी छवि बहुत अच्छी है, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि संजीव चतुर्वेदी को किस तरह से हटाया गया, और उसमें बहुत सारे लोग बाहर आए निकल के कि ईमानदार अफसर को क्यों हटाया गया। वीके सिंह की नाराजगी आर्मी के ट्राइब्यूनल ने जो सुखना लेक डील में दी, उसकी भी उनकी नाराजगी है। अभी राज्यपालों को लेकर के जो छीछा लेतर हुई है, जो बात ये कह रहे हैं कि लोग प्लांट करते हैं, राजनाथ सिंह इस देश के गृह मंत्री हैं, अगर उनको यह लगता है कि उनके खिलाफ कोई प्लांट कर रहा है तो उनको भी बताना चाहिए कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। लोगों को यह भी बताना चाहिए कि गडकरी के घर में यह डिवाइस किसने लगाई है, क्यों लगाई है। ये सिर्फ हवा में नहीं हो सकती है। उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने सब चीज हवा में फिर भी करे लगाई। मैं गर्ग साहब ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मना नहीं किया है, तो राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि अगर मैं पकड़ा जाऊं और मेरा परिवार हो तो मैं ठोकर मार दूंगा। तो ऐसी कौन सी वजह
है कि क्या पत्रकार प्लान कर रहे हैं खबरें, या इस सरकार के अंदर वही खेल हो रहा है जो आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा कि उमा भारती ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के अंदर राज्यसभा में बैठे हुए कुछ लोग जो चुनाव नहीं लड़ते हैं वो खबरें प्लांट कराते हैं और इसी के कारण उमा भारती को बाहर जाना पड़ा। क्या पार्टी के उमा भारती को, सुषमा ने भी आरोप लगाया, मैं वही कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और मीडिया के ऊपर कंधे पर डाल करके हाथ झाड़ने की कोशिश हो रही है? अगर गृह मंत्री इस देश का ये कहता है कि खबरें उनके खिलाफ चल रही लड़ाई चल रही है, और उससे सरकार की छवि हो रही है, वही नहीं करती, कभी कहीं नहीं हुआ करती लड़ाई, हमेशा एक ही हुआ करती है। नरेंद्र मोदी आज वो एक पे तो सेटलमेंट वहां पे लड़ाई हुआ ही नहीं करती। मेरा आज तक का इतिहास है दो के लिए लड़ाई। जो सवाल ही बेमानी इसलिए है कि आज तक समाज में, संस्थाओं में, राजनीति में उपेंद्र जी और पुष्पेंद्र एक की लड़ाई होती, दो की लड़ाई नहीं हुआ करती। मेरा भी अपना अनुभव है। पुष्पेंद्र जी और उपेंद्र सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मैन्युफैक्चर्ड खबर है? सब मैन्युफैक्चर्ड से है और इसके पीछे क्या कर रहे हैं? मीडिया की अधिकता, चैनल ज्यादा होना और जल्दबाजी करना और कुछ न कुछ। आज देश के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना है, सारे विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश के अंदर सारे के हम जा रहे हैं वो आ रहे हैं, उसको खराब करने के लिए कुछ लोगों को जो विघ्न संतोषी होते हैं, जो हमेशा नेगेटिविज्म ढूंढते रहते हैं, वो खाली बैठे काम। आप ये कह रहे हैं कि ये वो मीडिया के लोग हैं जिन्होंने सरकार के अच्छे अच्छे कामों को जो हो रहा है उसको छोड़ के कुछ ऐसी चीजों को निकाल कोशिश कर रहे हैं, कुछ निकाल नहीं पा रहे, कुछ वो तो बताएं ना, कंक्रीट कोई चीज बताएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। अंदाजे से बातें करते रहना, चंडू खाने के फैलाना, उसका देश के गृह मंत्री आके कहते हैं उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ गलत तरीके का पे सोशल मीडिया पे ये प्रचार चल रहा है 1 महीने से, यही कानून। वो देश के गृह मंत्री है, देश है उन्होंने, और मैं इससे बहुत दुखी हूँ। उन्होंने जहां कहनी चाहिए थी बात वरिष्ठ लोगों से बताई और अपनी पीड़ा व्यक्त की कि ये कुछ चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। रोक लग गई ना जिस दिन उन्होंने हिम्मत से कह दिया और ये कह दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। जो आज देश की सर्वोच्च पद के नजदीक है, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बड़ी बात तो इसलिए गर्ग साहब कही कि आरोप बहुत गहरा था। हाँ, तो आरोप 1 महीने से था। गृह मंत्री अगर इस देश का ये कि मुझे नहीं पता है तो फिर तो कोई बात सोशल मीडिया पे आप कोई फ्रीडम है, सोशल मीडिया पे नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या नजमा हेपतुल्ला ने गैर जरूरी तौर पे विवाद नहीं पैदा किया? क्या हर्षवर्धन साहब के कार्यकाल में संजीव का विवाद पैदा नहीं हुआ? क्या वीके सिंह के दौर में ये मीडिया ने विवाद पैदा किया? संजीव का फैक्ट निकला नहीं निकला कि मैं कह रहा हूं कि विवाद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विवाद तो आप किसी चीज पे भी कर सकते हैं। विवाद मैंने नहीं किया, सरकार की तरफ से विवाद आया। अगर चतुर्वेदी वहां के लिए एंटाइटल आज भी नहीं था और कल भी नहीं था भाई, लेकिन वो ईमानदार होना अलग बात है, उस पोस्ट के लायक होना अलग बात है। शकील साहब, इस तरह की तमाम खबरें, इसके 2 कारण और कह रहे कि मीडिया में कुछ लोग हैं या कुछ तत्व हैं जो शरारत करते हैं, उनके पास जो तमाम पॉजिटिव चीजें हो रही है उनको वो देख नहीं पाते, कुछ ऐसे तत्व होते हैं। एक लाइन और पूछ लेता हूं, बस एक लाइन। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी 26 मई से पहले या 16 मई से पहले जितने भी बड़े बड़े स्कैंडल निकले हैं उसमें मीडिया जब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था और बहुत सारी चीजें नहीं दे रहा था, तब तो आप बिल्कुल उसको ऐसे सत्य मान रहे थे कि ऊपर से उतरा हुआ है। आज आप उसी मीडिया के बारे में कहते हैं कि वो मनगढ़ंत कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि बताएं ना, मीडिया जो अच्छा काम कर रहा है, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया के अंदर कुछ तत्व, मीडिया ने स्कैंडलों को उछाला है, वो तो हमेशा रहता है, सीबीआई ने प्रूव किया है, सीएजी ने प्रूव किया है, वो मीडिया का रोल है। परंतु जो बिना नाम के, बिना तथ्य के, और ये भी नहीं बता रहे कौन है, लेकिन सूत्र मीडिया का अपना एक हक है, वो सामने आके बात करेगा, वो मीडिया है जी। लुक छिप के कोई वार करेगा तो देश तरह की जो तमाम चीजें हैं जो मीडिया में खबरें हैं, वो कह रहे हैं ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने सरकार के अच्छे कामकाज को बताने के बजाय कुछ वो निगेटिव जो ढूंढने की आदत होती है, ऐसे प्रचार करने की आदत होती है, वो ये काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया के जो स्रोत जो होता है, उनके जो स्रोत, तो वो सीक्रेट रहता है और उसके बुनियाद पर ही वो न्यूज़ कई बार सही भी लिखते हैं, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं, कई बार प्लांटेशन भी होता है। और ये स्रोत को अगर डिक्लेयर करने की बात की जा रही है जी, तो मीडिया के लिए ये और देश के लिए अच्छी नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सत्ता के पावर से सत्य बात उनके घर में, महल में भी जो बोलने की शक्ति नहीं होती है, इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी में तो यही है कि मीडिया के जरिए आ जाती है तो उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। ये कोई हम पार्टी के लिए बात नहीं कहते हैं, इसलिए ये स्रोत जो कह रहे हैं कि डिक्लेयर कीजिए, ये
हम समझते हैं हेल्दी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वो कह रहे हैं। डिक्लेयर करना कोई नहीं बोल सूत्र ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं होगी कि वो सारे बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर मौजूद हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीब्रीफिंग करते हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता है, ब्रीफिंग के बाद डीब्रीफिंग होता है। व्हाट इज अ डीब्रीफिंग? वो अपने चहेते पत्रकारों को असल बात बता देते हैं। व्हाट इज अ डीब्रीफिंग? दूसरे, हिंदुस्तान भर के पत्रकार जो बहुत ही सीनियर कैटेगरी के होते हैं, उनको सेंट्रल हॉल में जाने की परमिशन होती है, जिसमें वो टॉप लीडरशिप के साथ डिस्कशन करते हैं। आप अक्सर जब जाइएगा आप देखिएगा, चाहे बीजेपी के टॉप लीडर हो, उनके आगे पीछे जो पत्रकारों का एक हुजूम रहता है, और वो न्यूज वहां वो बाज़ाब्ता घंटों 2 घंटे डिस्कशन कर करके देते हैं, लेकिन सेंट्रल हॉल में दी हुई न्यूज को घोषणा नहीं कर सकते हैं पत्रकार। यह नियमता है वहां। तो यह व्यवस्था क्यों है और वो कौन लोग देते रहे हैं आपने देखा है। तो वही लोग आज बीजेपी के पावर में हैं, कल विपक्ष में बैठते थे, आज मंत्री हैं। तो उनकी जो आपस में रेस है वो घटती नहीं है। सत्ता में आने के बाद तो रेस और बढ़ती है। सेकंड मैन की 1 से 10 तक तो मोदी जी हैं ही हैं, 11वां 12वां 13वां के लिए तो चलिए पुष्पन, ठीक है। जो पुष्पन, उपेंद्र जी, सबसे पहले आपका जो बात गर्ग साहब कह रहे हैं, इससे आप सहमत हैं कि सेक्शन ऑफ मीडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट नेगेटिव इमेज? अब देखिए, उनके पास कुछ, चूंकि अच्छा काम हो रहा है, उस पे वो नुक्ताचीनी कर नहीं सकते हैं, तो वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने का बात कह दी हो जी, तो उसका खंडन भी किया जा सकता है। सही बात है कि बहुत सारी बातें मीडिया में प्लांट ही जी, कुछ ये भी कारण है कि चूंकि मीडिया का जो एक्सेस है इस समय, जो मीडिया का एक्सेस है, उस एक्सेस पे काफी नियंत्रण किया गया है पीएमओ से लेके। तो ये भी कारण है कि मीडिया के उच्च वर्ग को लगता मीडिया है पे कि उनको कोई एक्सेस पे नियंत्रण नहीं किया है। केवल इतना कहा गया है कि मीडिया अपना काम करेगा, भारत सरकार दूरदर्शन नहीं, जो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से खबरें निकलती थी, अब प्रधानमंत्री जो खबर देना चाहते हैं वही आप देख सकते हैं। आप बाकी चीजें वो भी जो है उसके भी स्रोत डिफाइंड है मीडिया के नई। तो क्या इस कारण से ये तमाम खबरें जो है प्लांट करवाना या प्लांट करके आगे निकल जाना, उसके हमेशा से प्लांट होती है। आज अगर आपने एक अखबार में खबर है कि पत्रकारों को गिफ्ट दिया गया, जिसके कारण एक मंत्री की उन्होंने खिंचाई की, उनको फटकार लगाया प्रधानमंत्री ने। नहीं, अगर खैर प्रधानमंत्री ने अगर किया है तो ठीक ही किया है। अगर सरकार की पॉलिसी है कि गिफ्ट नहीं दिया जाए, वास्तव में मीडिया को गिफ्ट दिया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उस मंत्री का नाम नहीं दिया अखबारों ने जब आप खबर छापे तो उस मंत्री का नाम नहीं दिया। नाम दे देना चाहिए ना, इसमें बताओ क्यों डरते हैं वो? अगर प्रधानमंत्री को खुद डिक्लेयर करना चाहिए पीएमओ को कि किस मंत्री ने ये गलत काम किया है, उसका नाम पहले डिक्लेयर करना चाहिए, तब आप उम्मीद करना चाहिए कि पत्रकार जो अखबार वाला कह रहा है गिफ्ट दिया, तो पहले उसे बताना चाहिए कि मैं गिफ्ट लेके आया। न्यूज नहीं दे रहा, ना मंत्रालय का नाम दे रहा है ना मंत्री का नाम दे रहा है। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं पत्रकारों की अपनी एक सीमाएं हैं, जो भी करते हैं वो जिन खबरों को लिखते हैं। लेकिन आज अखबारों में जो खबरें हैं, खबरों में नाम नहीं दिया गया है। उनके बारे में बताया कि वो पॉलिसी है, पॉलिसी के बारे में उनकी जानकारी बहुत अच्छी है, वो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, और साथ ही साथ जो है उनका वो जो है यंग है, ये तमाम नाम नहीं दिया गया। दिलीप, देखिए ये कोई नई बात नहीं, पूरी दुनिया में होता है कि बहुत सारे पत्रकारों के जो निजी और पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, लोग उसकी बुनियाद पे खबर लिखते हैं। कभी कभी हो सकता है 10 में से 2 प्लांट भी हो जाएं। अब अगर उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि वो प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज हैं, युवा हैं, तो लोगों को अपने साथ तय कर लेना चाहिए। ये नाम लिख के नहीं देते क्योंकि प्रेस रिलीज नहीं जारी की है। मेरा कहना यह है कि जो बात शकील भाई कह रहे हैं और जो गर्ग साहब कह रहे हैं, मैं उसमें कुछ हद तक इस बात से सहमत हूं कि मीडिया का एक वर्ग जो है, जिसको ये आदत लग गई थी इस देश के अंदर कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो मालिक की शक्ल में एडिटर का गिलाफ ओढ़ के जाएंगे, वो वहां जाएंगे 5 स्टार में सरकार के खर्चे से रहेंगे, प्लान के अंदर जाएंगे तो विदेशी दारू भी पिएंगे, और जब आएंगे तो एक गिफ्ट भी लेके आएंगे। ये तमाम सारी चीजें बंद हुई हैं। अगर आप स्वतंत्र पत्रकार हैं और आपका संगठन आपको भेज सकता है, उसकी हैसियत है, तो आप मास्को भेजिए, जापान भेजिए, सरकार के खर्चे पे जाएंगे, सरकार के साथ रहेंगे, फिर आप खबरें प्लांट भी करेंगे अपने मालिकों को खुश करने के लिए। तो कुछ एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जिसको यह लगता था कि वो पत्रकारिता के आखिरी
जौहरी पिरोदा हैं, उनकी दुकानें बंद हुई हैं इस दरमियान में। बहुत ज्यादा मीडिया जो है उस तरीके से आसानी से फ्रीबीज नहीं मिल रही हैं कि यहां भी गिफ्ट है, वहां भी गिफ्ट है। कोई अमेरिका किसी को ऑब्लाइज करने के लिए भेजा जा रहा है, कोई जापान में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये तमाम सारी चीजें इस देश में होती रही हैं और इस मीडिया को लेकर के खरीदने और पेड न्यूज की तमाम बातें हुई हैं। तो एक बड़ा सेक्शन है, एक साहब ने इसी बात पे आर्टिकल लिख दिया, वो बहुत बड़ी उम्मीदवार थी इस देश के अंदर मीडिया, प्रधानमंत्री की मीडिया एडवाइजर बनने की। उन्होंने जिस अखबार में थी उसका आधा पेज इसी पे लिख दिया कि प्रधानमंत्री जो है अपना मीडिया एडवाइजर क्यों नहीं बना रहे। अब भाई प्रधानमंत्री क्या करेंगे, ये पत्रकारों से पूछ के करेंगे क्या? तो कुछ लोगों का दर्द भी है, लिहाजा वो अपने दर्द को राष्ट्र का दर्द बनाने पे तुले हुए हैं। ये भी एक खबर अपनी जगह सही है। तो ये आपको लग रहा है भूपेंद्र जी कि ये वही दर्द बयां है? ये देखिए, वैसे खबरें हमेशा प्लांट होती रही है, लेकिन जी पुष्पेंद्र जी जो बोल रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। कुछ लोग अपने महत्व को बढ़ाने के लिए कि भाई आप हमसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो नहीं कैसे करेंगे, वैसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे। नहीं, कितने दावेदार हैं लोग कि जो राज्यसभा में जाने के लिए बड़े बड़े एडिटर बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है आज के जमाने में। बहुत सारों ने पार्टियां ज्वाइन कर ली, लेकिन वो तो पार्टी लायक भी नहीं है। अब उनको लगता है कि हम तो बहुत ही वरिष्ठ हैं और बहुत ही घनिष्ठ हैं, लेकिन नहीं मिलने के कारण भी ये परेशानी हो रही है। ये जो खबरें हैं, ये आकलन का, कामकाज का क्या है, अब ब्यौरा नहीं दिया गया है, प्रधानमंत्री नाराज हैं, सफाई मांगी है, ये तमाम चीजें आपको लगती हैं कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं उपेंद्र जी? देखिए, हमें अभी भी नहीं लग रहा है कि ये मनगढ़ंत है। ये कहीं से कहीं किसी ने बतलाया है, उस पर विश्वास करके लिखा गया है और सच भी तो हो सकता है वो जी। लेकिन अब गर्ग साहब और आप सबसे मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये देखिए उपेंद्र जी, 100 दिनों के कामकाज पे तमाम मंत्री आके अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये निर्देश दिए गए, मिले होंगे उनको कि आप जाइए और बताइए देश को कि आपने 100 दिनों में क्या किया है, तभी ये चीजें पब्लिश हुई है। नंबर एक, मेरी सवाल सुन ले आप। आपने कहा कि ये तमाम अब मेरा सवाल ये है कि अगर तमाम मंत्री आके उसमें से कुछ आए हैं और बहुत सारे नहीं आए हैं, और उनको आना पड़ेगा जिस तरह से अगर ये खबरें हैं, इस खबरें में अगर कहीं एक चीज तो सच्चाई है कि आ रहे हैं तो इसका मतलब निर्देशित या निर्देश दिया गया होगा। नंबर एक, बताए थे तो हर मंत्री को हिदायत है कि 100 दिन में ये रोड मैप बनाए कि 5 साल में उनके अब अगर कुछ मंत्री नहीं आए हैं तो उसके बारे में अगर ये खबर है कि उनसे सफाई मांगी गई है तो उसको गलत क्यों माना जाए? नंबर एक। नंबर दो, जब हमने भी कुछ अपने जो सूत्र हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि उनको अलग अलग समय मिला है सबको अपनी बात रखने का। कुछ जो बड़े मंत्रालय हैं उनको 1 तारीख 15 तारीख से पहले, और कुछ जो अन्य मंत्रालय हैं उनको 15 से 25 तक के बीच में ये समय दिया गया है। तो ये तो बात सच है और इस बात को मैंने भी जो बात की उनसे मैं बता सकता हूं कि ये स्थिति है। लेकिन जो आकलन की बातें हैं कि कौन से मंत्री किस आधार पे, अब जब आकलन का आधार अखबारों में ये छापा गया है कि मूल्यांकन में किसी भी मंत्री की ओर से 100 दिन में लाए गए फैसले, सोशल मीडिया पे मौजूदगी, अधिकारियों से तालमेल, काम की रफ्तार, मंत्री से जुड़े विवाद, सार्वजनिक जीवन में आचरण, मंत्रालय में हाजिरी, जनता से सीधा संपर्क, उपलब्धता, मंत्रालय की सफाई, पीएमओ को भेजे गए प्रस्ताव और मोदी जी के एजेंडे को अमल में सक्रियता के आधार पर मिनिस्टर के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। ये तमाम चीजें आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई आधार हो सकता है किसी मंत्रालय को या मंत्री को देख? मैं कह रहा हूं सारे आधार ये तो इसको हम क्यों माने कि ये आप भी मान रहे हैं कि कुछ को 15 तारीख तक का समय दिया, कुछ को 15 के बाद का। जी, मेरा ये मुझे सूत्रों ने बताया। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जिस दिन जन्मदिन है उसके एक दिन पहले या बाद मोदी जी सबका एक कलेक्टिव देश के सामने रोड मैप रखेंगे कि मेरी सरकार ने, तो इसका मतलब ये फिर खबर में आपको फिर आपको ये क्यों लगता है कि चंडू खाने की खबर है या ये एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है? आप ही कह रहे हैं कि आपने बताया कि हर्षवर्धन जी को एक सर्वे ने बताया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे ने आपने बताया औसत है। आज की तारीख में देश के आज सबसे बड़ी समस्या 8 दिन से कश्मीर है जी। पहली प्रायोरिटी वहां पर बीमारियां ना फैलें। हर्षवर्धन जी ने 4 दिन मेहनत करके आज वहां पहुंचे हैं कि बाढ़ का पानी हटेगा तो हैजा आंत्रशोधन ये ना है। एक आदमी की प्रायोरिटी डेली टाइम पे बदल सकती है। आज देश के ऊपर संकट आया था पूरे कश्मीर पे, जम्मू पे, आज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां ये बन गई।
तो 2 दिन 4 दिन आगे पीछे कोई चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, पर तो इसके अंदर निष्कर्ष ढूंढना, इनके अंदर कुछ छिपी हुई बिटवीन द लाइंस ढूंढना, मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दबाजी ये बहुत जल्दबाजी है शकील साहब। बिटवीन द लाइन ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं और तमाम मंत्रालय जो है इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जो नहीं करेंगे, ये मोदी जी इस चीज में बड़े निर्मोही हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ, हटाए जाएंगे, वो हटाए भी जा सकते हैं, कोई उसके अंदर कोई ये उसी का प्रोसेस है। नहीं ठीक है, वो एक सवाल ये है कि मोदी जी ने जो एजेंडा तय किया 100 दिन के लिए, उस एजेंडे पे आप सबको मालूम है नहीं, इसलिए इसके ऊपर नहीं, उन्होंने कहा देश के सामने, देश को बताइए। देश को सितंबर 2013 से बताया नहीं है, जो आप प्रेस की न्यूज पर कह रहे हैं, 1 साल में पूरा एजेंडा देश के सामने है। ऐसी बेस पर हम प्रेस को, आज मोदी जी की सरकार बीजेपी की सरकार बन गई, इसलिए प्रेस की सब खबर को हम रिजेक्ट कर दें, और कल प्रेस की खबर ही पर सारी देश चलती थी, ऐसी बात हम नहीं मानने दोनों इसलिए कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ है पुष्पेंद्र। देखिए मैं सब कुछ निराधार नहीं है। नहीं, देखिए मैं वही कह लेकिन इसमें चटपटा मसालेदार बनाने की पूरी, देखिए अगर प्रधानमंत्री कार्यालय राजनाथ के बेटे के घूस लेने की खबर को 1 महीने तक सुनता रहता है और फिर उसके बाद वो आके कहता है कि ये पूरी तरह से निराधार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ये खबर गलत है कि प्रधानमंत्री नाराज हैं कुछ मंत्रियों से और उन्होंने अपना काम का ब्यौरा नहीं दिया है या काम अच्छा नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि 1 महीने का इंतजार क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री को खाली खंडन कर देना चाहिए कि ये मीडिया में जो बात आप पहले कह रहे थे कि मीडिया में एक वर्ग ऐसा है जिनको लगता है आज उनकी कोई पूछ नहीं रह गई है। मैं उनको लार्ज इंटरेस्ट में कह रहा हूं, मैं उस खबरों में नहीं कह रहा, मैं लार्ज इंटरेस्ट में कह रहा हूं कि एक मीडिया है, आप खबर लिखते मैं इस खबरों में नहीं कह रहा। ये है कि कुछ एक वर्ग एक खबर को लिखते रहे और उस पर आप देखिए दिलीप के सत्ता में आने के बाद कितने बड़े बड़े पत्रकार कांग्रेस के और बीजेपी के, पहले कांग्रेस के ऑफिस में जाते थे, अब बीजेपी के ऑफिस में लाइन लगाए खड़े कि उन्हें मीडिया इंस्टीट्यूशन में बॉस बना दिया जाए, कहीं माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बना दिया जाए, कहीं ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर बना दिया जाए। ऐसे बड़े सारे वरिष्ठ बेरोजगार पत्रकार इस देश में हैं और वो इस तरीके की प्लांट करते हैं। उनको लगता है प्रधानमंत्री जाएं तो उनसे पूछ के जाएं, प्रधानमंत्री को राय वो दें, प्रधानमंत्री बगल के, ऐसे बेरोजगार लोग हैं। हाँ भाई, पत्रकारों को भी प्रधानमंत्री जी का एजेंडा कितना आगे बढ़ रहा है कि पत्रकारों का क्यों मिलेगा भाई? या वो एजेंडे से आप पत्रकारिता छोड़ के शेयर करने जाए, या इस एजेंडे के कारण ही तमाम तरह की खबरें आ रही है? अब देखिए, जो भी एजेंडा होता है वो फिक्स्ड एजेंडा नहीं होता। जैसे 2 तरह के काम होते हैं सरकार के, एक तो कि सरकार एजेंडा बना के करती है, दूसरा फायर फाइटिंग आता है कि एकाएक कोई समस्या आ गई तो उसका सामना करना है। तो ये नहीं कह सकते कि एकदम पहले से कोई बना लिया, फिक्स कर लिया, उतना आसान नहीं होता। देश में हजारों समस्याएं भी होती हैं। आपने कुछ एजेंडा बना लिया 30 दिन काम करने का, 30 दिन में कुछ ऐसी घटना घट गई कि उस आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। नहीं, आप देखें ना कि जम्मू कश्मीर की बात से पूरी सरकार की प्रायोरिटी चेंज हो गई, आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पूरा देश कश्मीर को बचाने में लगा हुआ है। मिला के अगर देखें, इस 100 दिन के सरकार को देखें, एजेंडा को देखें, प्रधानमंत्री के एजेंडा को देखें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, मेरा तो निष्कर्ष है कि जो 100 दिन है ये उत्साहजनक है, इसके कारण लोगों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, गर्ग साहब, शकील साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।